जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW में स्वागत है। आज मैं लेके आया आपके लिए एक नई वीडियो इंडियन पॉलिटी के जो हम सीरीज लेके आए थे ओके लूसेंट की, उसमें पूरी कंप्लीट सीरीज हो जाएगी। आज और ये लास्ट पार्ट है इसका 10। मैंने बोला था आपको 10 पार्ट बनाऊंगा, तो ये लास्ट है पार्ट 10। ओके, इसमें हम किन किन चीजों को जानेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी वीडियोस प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। आप चैनल पर जाकर चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरी यही है PSW आर्ट्स पॉइंट, उस पे जाके आप फॉलो करें। ओके, उस पे भी आपको शॉर्ट्स और जो भी नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी। ओके, तो इससे पहले जो है सारी चीजों को हम जान चुके हैं। अब जो बाकी लास्ट पार्ट में जो चीजें हैं उनका ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। जैसे इसमें हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, ओके, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। इसके अलावा नीति आयोग के बारे में जानेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद, लोक सेवा आयोग, परिसीमन आयोग, भारत के राजनीतिक दल, भारत की राजभाषा, और फिर पंचायती राज के बारे में जानेंगे। और फिर एट द लास्ट प्रमुख संसदीय समितियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ी लॉन्ग हो सकती है ये वीडियो बाकी वीडियो के मुकाबले, लेकिन इसमें सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? वो हुआ था 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था, जिसे हम NDC के नाम से भी जानते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, और भारत का प्रधानमंत्री इस संस्था का अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसका अध्यक्ष होता है। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व योजना आयोग के तमाम सदस्य इस संस्था के पदेन सदस्य होते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच एक सेतु का कार्य करना। ओके, क्या क्या काम, मेन क्या काम है इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का? केंद्र और राज्य और योजना आयोग के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच एक सेतु का काम करता है ये नीति आयोग के बीच में, जिसे आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं हम योजना आयोग को। ओके, के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने? के संतानम ने इसे किसकी संज्ञा दी थी? सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। उसके बाद में सेकंड इंपोर्टेंट जो इसमें मेन चीज याद रखना है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठन हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। और मेन कार्य क्या है इसका? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच में एक तालमेल बनाना, एक सेतु का काम करना। ओके, उसके बाद हम बात करें जो और चौथी इंपोर्टेंट चीज है, सुपर कैबिनेट की संख्या किसने दी है इसको? के संतानम ने। उसके बाद बात करें नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 2015 को। 1 जनवरी सन 2015 को। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जानते थे, प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। ओके, इसका नाम बदलकर बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो है इसका नाम बदला गया और इसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नीति आयोग के नाम से इसे जाना गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, PM ऑफ इंडिया। ओके, पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी भी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही है। और इसके अलावा इसके जो उपाध्यक्ष है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे योजना आयोग है, योजना आयोग के अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री थे पहले जवाहरलाल नेहरू, और बाद उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारीलाल नंदा। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो बने थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो बने थे वो बने थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है पहले उपाध्यक्ष इसके बने थे। ओके, अभी के टाइम पे VR सुब्रमण्यम जो है इसके एक तरह से उपाध्यक्ष है। कौन? VR सुब्रमण्यम। उसके अलावा बात करें हम जो हमारे को देखने को मिलती है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनी थी, ध्यान रखना। और इसे 15 अगस्त 2014 को कोई तरीके से समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को। उसी की जगह पे बाद में क्या बनाया गया? इसे नीति आयोग का नाम दे दिया गया। 1 जनवरी 2015 इसमें ध्यान रखना है आपको कब स्थापना हुई। इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष होता है जो कि नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष मैंने बता दिया VR सुब्रमण्यम है इस टाइम पे। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं कुछ, और कुछ पदेन सदस्य होते हैं। जैसे गृह मंत्री जो भी होगा देश का, जैसे अभी अमित शाह है, या वित्त मंत्री जो वो भी इसके सदस्य होते हैं, रेलवे मंत्री, कृषि मंत्री इत्यादि कुछ सदस्य इसके होते हैं। और एक CEO होते हैं जिससे जैसे अमिताभ कांत है। ओके, इसे नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। और ये आयोग
एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है कि हाँ भाई किस तरीके से हमारे को आगे डेवलप करना है अपने आप को, कंट्री को कहाँ पे स्टैंड कराना है, आगे जाके फ्यूचर में क्या करना है। ओके, जैसे अमृत अभी आपको पता है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनके 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी को, तो वहां तक का टारगेट लेके चल रही है अभी गवर्नमेंट। उसके बाद बात करें अंतरराज्यीय परिषद की। अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका गठन किसके तहत होता है? अंतरराज्यीय परिषद का, ओके, अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है आर्टिकल 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है समन्वय स्थापित करने के लिए। ओके, सेंटर और राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है, स्थापना करते हैं राष्ट्रपति। ओके, 1990 में पहली बार इसे बनाया गया था। फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, जिसकी प्रथम बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को। ओके, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, इसके भी ध्यान रखना इन सब के मोस्टली हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया, इसके भी प्रमुख होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद के प्रमुख भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, प्रधानमंत्री, और कैबिनेट स्तर के कुछ मंत्री होते हैं 6। ओके, समस्त भारतीय राज्यों संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, समस्त भारतीय। ओके, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। ओके, एक ईयर में 3 बार एक वर्ष में बैठक होती है अंतरराज्यीय परिषद की, साल में एक बार बैठक, 3 बार बैठक होगी कंपलसरी। इस परिषद की बैठक के लिए इसके कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है कि 10 सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। उसके बाद बात करें अब लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी। ओके, लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं हम लोक सेवा आयोग। ओके, लोक सेवा आयोग की बात करें अगर हम, तो लोक सेवा आयोग में क्या है, इसकी 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम था, उसके बाद केंद्रीय सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करने, उनकी सेवा संबंधी नियमों को पहचानने के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे उस समय। ओके, विधि आयोग ने 1924 में लोक सेवा आयोग को स्थापित कर प्रस्ताव रखा। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1926 1926 में इसकी स्थापना की गई थी लोक सेवा आयोग की। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। ओके, लोक सेवा आयोग की 1926 में। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, 6 वर्ष। ओके, 6 वर्ष का कार्यकाल हमारे को देखने को मिलता है इसका। और मतलब 65 ईयर्स की एज हो जाए तो भी ये कंप्लीट माना जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके कार्यकाल के बीच से अनुच्छेद 317 के तहत भी हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर। ओके, इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य की राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर उन्हें हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, लेकिन ऊपर राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की आयु होती है 6 वर्ष और 62 वर्ष। ध्यान रखना, संघ लोक सेवा आयोग के 65 वर्ष की आयु है और वैसे 62 वर्ष है। ओके, और इसके अलावा आगे देखते हैं अब कौन कौन सी चीजें हमारे को देखने को मिलती है। परिसीमन आयोग के बारे में हम जानेंगे। अब बात करें परिसीमन आयोग की, तो परिसीमन आयोग के बारे में बात करें अगर हम, परिसीमन आयोग इसको कोई संवैधानिक संस्था नहीं है ये। ओके, परिसीमन आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। इसे आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन और पूर्ण समायोजन का कार्य संसद द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा करने प्रावधान है कि जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ओके, उनको निर्धारित करने का कार्य करता है, और जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र है उनको निर्धारित करने का काम करता है, तो वो करता है कौन? परिसीमन आयोग। ओके, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखना। ओके, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। 84वां संशोधन हुआ था, उसके तहत 2026 तक के लिए लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये इसके द्वारा बताया गया था। पहली बार कब बना था ये? फर्स्ट टाइम कब बना? ये 1952 में। ओके,
1952 में पहला परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। दूसरे परिसीमन आयोग का गठन 1962 में, सेकंड 1962। ओके, पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा परिसीमन आयोग जो बना वो बना 1973 में, और चौथा बना 2002 में। फोर्थ परिसीमन आयोग बना 2002 में। ओके, 2002 में फोर्थ परिसीमन आयोग का बना 2002 में। ओके, परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। 2002 वाला जो बना था कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। ओके, परिसीमन आयोग जो चौथे वाला बना था परिसीमन आयोग, कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। ओके, इसी के तहत जो अनुसूचित जाति है उसके लिए सीटें आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी के लिए सीटें आरक्षित की गई 84 सीटें, और एसटी के लिए करी गई, ओके, एसटी के लिए करी गई 47 सीट। ओके, तो इस तरीके से ये सीटों का आरक्षण किया गया। इसके अलावा हम बात करें, अब नेक्स्ट जो टॉपिक देखने मिलता है हमारे को वो देखने मिलता है भारत के राजनीतिक दल। भारत के राजनीतिक दलों की बात करें अगर हम, तो भारत में अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखने मिलते हैं हमारे को। इसके अलावा राज्य स्तर के कुछ राजनीतिक दल देखने मिलते हैं। इसमें मेन मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। किसने करी थी? एओ ह्यूम। अगर हम बात करें बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की हुई थी 1980। किसने करी थी? लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा बीजेपी की स्थापना की गई थी। और 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम, उन्होंने करी थी कांग्रेस की। ओके, अगर हम बात करें इसके अलावा जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, इसकी करी थी 84 में, 1984 में किसके द्वारा? वो करी थी काशीराम के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। किसने करी थी? एमएन राय ने। ओके, अगर हम बात करें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, एमएस डांगे ने की थी। ओके, इसके अलावा अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कळिगम पार्टी 1972 में, और डीएमके की स्थापना कब हुई थी? डीएमके की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। किसने करी थी? सीएन अन्नादुरई ने। एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसने करी थी? शेख अब्दुल्ला ने। कब? 1939 में। ओके, 1939 में शेख अब्दुल्ला ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी थी आगा खान सलीमुल्लाह खान ने। तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव ने करी थी 1982 में। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं काशीराम ने बीएसपी करी, एनसीपी की शरद पवार ने करी थी 1999 में। ओके, तो इस तरीके से हमारे को अलग अलग ये पार्टियां देखने को मिलती हैं। ओके, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल है, बिहार में लालू यादव के द्वारा 1997 में स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं? कैसे हम कह सकते हैं कि कोई राष्ट्रीय दल बन सकता है, नहीं बन सकता? तो लोकसभा के आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव में किन्हीं 4 अथवा इससे अधिक राज्यों कुल डाले गए वैध मतों का 6% अगर प्राप्त हो जाता है किसी पार्टी को, तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है उसके लिए। ओके, या फिर के राज्यों के अंदर, मतलब 4 राज्यों के अंदर किसी एक राज्य में अधिक राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी जरूरी होती है। राजनीतिक दल को लोकसभा में 2% सीटें मिलनी जरूरी है, जैसे 543 में से 11 सीटें हासिल हो तभी। क्षेत्रीय दल की बात करें, इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय दल बहुत देखने मिलते हैं। बाद में राज्य स्तर और क्षेत्रीय दलों की संख्या 5 मई 2017 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 50 है। क्षेत्रीय दलों की संख्या कितनी है? लगभग 50 इस टाइम पे। अगर क्षेत्रीय दलों की संख्या 50 देखने को मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, इसमें समता पार्टी है बिहार की, लोक जनशक्ति पार्टी है, जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, तेलुगु देशम पार्टी है टीडी, और समाजवादी पार्टी है, पैंथर्स पार्टी है, मणिपुर पीपल्स पार्टी है, अकाली दल, असम गण परिषद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो एक राज्य स्तर पर देखने मिलती है उसे हम कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। ओके, ये सारी जो है क्षेत्रीय पार्टी हमारे को देखने मिलती है लगभग 50। इसके अलावा हम बात करें, अब नेक्स्ट जो बात करें भारत की राजभाषा की। ओके, भारत की राजभाषा की अगर हम बात करें तो हमारे को राजभाषा के बारे में क्या क्या चीजें
आगे बात करें अगर हम भारत की राजभाषा की, भारत की राजभाषा के बारे में बताऊं तो आपको सबसे पहले तो टोटल 22 भाषाएं देखने को मिलती है हमारे को। ओके, कितनी भाषा देखने को मिलती है हमारे को? 22 भाषाएं हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी है वो मैं आपको एक बार में सीधे बता देता हूँ। सबसे पहले तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली। ओके, ये 5 भाषा होगी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला। उसके बाद में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ओके, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, 9 भाषा होगी। फिर गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया और गुजराती, मराठी, असमिया, उड़िया और कश्मीरी। ओके, ये हो गए टोटल 14 भाषा जो हमारे को 14 लैंग्वेज हमारे को देखने मिलती है। ओके, कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला। ओके, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फिर गुजराती, मराठी, असमिया, ओडिसी और कश्मीरी। ये टोटल 14 भाषा होगी। फिर उसके बाद में नई ऐड हुई एक प्लस करके, वो हुई कौन सी? सिंधी। कौन से के द्वारा? 21वां संशोधन 1967। ओके, 21वां संशोधन 1967 एक ऐड हो गई सिंधी। उसके बाद में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी ये जुड़ी 71वां संशोधन 1992। ओके, फिर उसके बाद में कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये जो है ये 92वां संशोधन 2003। ओके, 2003। इस तरीके से हमारी टोटल 22 भाषा देखने को मिलती है। कौन कौन सी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला 5, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इस तरीके से इस ट्रिक से तुम याद भी कर सकते हो। ओके, गुजराती, मराठी, देखो ये हो गई 5 लैंग्वेजेस जो हमारे को देखने को मिलती है मेन। फिर ये जो है साउथ की 4 लैंग्वेज। ओके, जो हमारे को देखने को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। फिर उसके बाद में क्षेत्रों से संबंधित जैसे गुजराती, मराठी, असमिया, ओडिसी और कश्मीरी। फिर उसके बाद में जो 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी जोड़ी 1967 में। फिर नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में जुड़ी। और उसके बाद में फिर ये हमारे को 92वें संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये देखने को मिलती है हमारे को। तो इस तरीके से देखने को मिलती है। इस उसके अलावा हम बात करें आगे, इस तरीके से हमारे को भाषाएं देखने को मिलती है। 22 की 22 भाषाएं हमने जो देखी। अब उसके बाद हम बात करते हैं पंचायती राज की। पंचायती राज से संबंधित देखो अनुच्छेद 40 आर्टिकल ग्राम पंचायत की बात करता है। ग्राम पंचायत की बात करता है आर्टिकल 40। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा की हैसियत रखी थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन के पिता कहे जाते हैं। ओके, लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। ओके, जो हम देखते हैं आगे बात करें अगर हम, तो स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ओके, अगर हम बात करें स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई थी तो 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। ओके, राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद में 11 अक्टूबर को दूसरा स्टेट बना था। 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, ये मेरी व्यवस्था लागू हुई। ओके, अगर हम बात करें 3 स्तर होते हैं पंचायत के। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर या क्षेत्रीय स्तर कहते हैं। तीसरा जिला स्तर। 3 स्तर पर स्थानीय शासन देखने मिलता है। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। ओके, 73वां संशोधन हुआ था। जो अगर हम बात करें जो 73वां संशोधन हुआ था 73
73वां संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था हमारा? 73वां संशोधन 1993 में लागू हो गया था। इसमें अनुभाग 9 अनुच्छेद 243 ओके अनुसूची 11 इसमें प्रावधान किया गया है इसका पूरा पंचायती राज सिस्टम का। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता समिति थी 1957 में, जिसने त्रिस्तरीय बनावट की बात कही थी। फिर अशोक मेहता समिति आई, अशोक मेहता समिति आई 1977 में। ये दो मेन समिति थी। और पीवी के राय समिति 1985 में, एल एम एन सिंधवी समिति 1986 में। तो ये कुछ समितियां आई थी अलग अलग जिन्होंने काम किया था ओके कि पंचायती स्तर के किस तरीके 3 स्तर होने चाहिए या 2 स्तर होने चाहिए, इसको लेकर बात करी थी ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराना होता है दोबारा से। और पंचायत में खड़े होने के लिए 21 वर्ष की आयु चाहिए होती है, ये ध्यान रखना। कितनी? 21 वर्ष की आयु चाहिए होती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि 74वां संशोधन क्या था, वो शहर से संबंधित था। अनुच्छेद 243 में ही है, अनुसूची 12 हो जाएगी, बस यहाँ पे अनुसूची 12 हो जाती है। और जो है एक तरह से जो हमारे को देखने को मिलता है, और इसमें कुल 18 विषय देखने को मिलते हैं 74 में, इसमें 29 विषय देखने को मिलते हैं, 29 विषय। 29 विषय देखने को मिलते हैं इसमें टोटल ओके। इसके अलावा जो हमारे को देखने को मिलता है 74वें संविधान संशोधन में, उसमें हमारे को एमसीडी वाला जो रोल है, जैसे नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, 3 भाग देखने को मिलते हैं। नगर पालिका के 3 प्रकार है। नगर पंचायत, जैसे यहाँ ग्राम पंचायत है ओके, यहाँ पे क्या है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत हो जाएगी, उसकी जगह नगर परिषद और फिर नगर निगम। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? जो 74वां संशोधन हमारे को देखने को मिलता है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी भारत में सर्वप्रथम 1687 में। 1687 एमसीडी की शुरुआत कब हुई थी? 1687 मद्रास में ओके। मद्रास चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। इनके कार्य क्या होते हैं? सामान्य कार्य तो वही है, प्राकृतिक विपदा में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति अतिक्रमण को हटाना, ये सारी चीजें हमारे को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम बात करें आगे ओके, तो हमारे को जो देखने को मिलता है, तो आगे की बात करें अगर हम जो वीडियो में, तो कुछ समितियों के बारे में जानेंगे हम, समितियों के बारे में जानेंगे, और फिर लास्ट में संविधान में आपात उपबंध। अब लास्ट में हम जानते हैं कि कुछ समितियों के बारे में, जैसे लोक लेखा समिति है और वे प्रमुख संसदीय समितियां जो हमारे देखने मिलती हैं। लोक लेखा समिति 1900 एक तरह से देखा जाए, सबसे पहली लोक लेखा समिति जो है 1921 में भारत सरकार अधिनियम जो 1919 के तहत स्थापित किया गया था, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं इसमें ओके। जिसमें ध्यान रखना 15 सदस्य लोकसभा के, 15 लोकसभा, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के ओके। इस तरीके 22 सदस्य देखने को मिलते हैं हमारे को। 1969 में विपक्षी नेता मीनू मसानी को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद से विपक्ष के ही नेता को बनाया जाता है। सबसे पहले विपक्ष का 1969 में अपोजिशन का नेता बना था मीनू मसानी ओके। मीनू मसानी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मीनू मसानी जब से अपोजिशन का नेता इसका हेड रहता है। उसके बाद बात करें दूसरी इंपोर्टेंट समिति देखने को मिलती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का क्या है? प्राक्कलन समिति की बात करें अगर हम, तो प्राक्कलन समिति में टोटल जो है 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं इसमें ओके। 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा के ही होंगे इसमें ओके। टोटल 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश में गठित की गई थी 1950 में ओके। 1950 में सबसे पहली बार गठित की गई थी। सरकारी उपक्रमों की समिति की बात करें तो ये 1963 में बनी थी, सबसे पहले 1963 ओके। बी के कृष्ण मेनन की समिति की सिफारिश में बनी। समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इस तरीके से ही इसमें देखने मिलता है सरकारी उपक्रमों की समिति में। एट द लास्ट हम जानेंगे इसमें अब आपातकालीन प्रावधान। आर्टिकल 352, 356, 360
ओके, ये तीनों आर्टिकल हम जानेंगे इसमें, जिसमें इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ओके, इसके अलावा हम बात करें राज्य राज्य राष्ट्रपति शासन। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। ओके, आर्टिकल 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो तीन में ये अलग अलग देखने मिलते हैं। आर्टिकल 352 का यूज कब किया जाता है, तीन स्थितियों में किया जाता है। आर्टिकल 352 का यूज किस स्थिति में किया जाता है, युद्ध की स्थिति में, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण की स्थिति में, ओके। और तीसरी बात करें अगर हम, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ओके, इन तीन स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, और अभी तक इसका 3 बार यूज किया जा चुका है, 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था उस समय पर, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और तीसरा जो है 26 जून 1975 के दिन जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करी थी आंतरिक कारण बताते हुए। इस तरीके से इसका 3 बार यूज किया गया है। राष्ट्र जो 356 है, इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है राज्यों में संवैधानिक आधार पर। जब सरकार शासन व्यवस्था न चलाए तो उसको जो है ये 356 के तहत बर्खास्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि हमारे को देखने मिलता है, और इसका यूज अभी तक कभी नहीं किया गया और कभी शायद हो भी ना पाए। ये इसलिए रखा गया है कि कभी आपातकाल की ऐसी स्थिति आ जाए, कोई अकाल वगैरह की स्थिति बढ़ जाए, तब इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन कोरोना टाइम पीरियड में लगा था, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी हुआ नहीं और शायद अब कभी हो भी ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, और इसमें हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं न्यू जो सीरीज लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा इंडियन ज्योग्राफी की सबसे पहले। ओके, ज्योग्राफी के उसकी भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो। ओके, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन आपको कैसा लगा उसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स तक। ओके, पिछले सारे पार्ट्स को जरूर देखें ताकि पूरी इंडियन पॉलिटी आपकी कवर हो जाए और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप जा रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका रह ना सके। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, और इंस्टा आईडी को भी फॉलो करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।